नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ शुरू हुई। संसद के दोनों सदनों में 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के लिए एजेंडा पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि 4 ऐसे बिल हैं जिन्हें पेश किया जाना है। आज पुरानी संसद में ही संसदीय कार्यवाही हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 75 वर्षों की संसदीय यात्रा को याद करने और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को याद कर आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी से पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। आजादी के बाद ये सदन भवन के रूप में पहचान मिली। सदन के इस सत्र के लिए सरकार ने वैसे तो अपना एजेंडा बता दिया, लेकिन अटकलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। वहीं सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा। तो हमारे साथ विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, विशेष सत्र का आज से आगाज हो गया है। क्या कुछ खास रहा विशेष सत्र में? आज हुआ है और बात की जाए तो देश की पुरानी संसद में सत्र चलते हुए आज का साथ ही आपको बता दें कि 4 दिन का सत्र अब नए पार्लियामेंट में चलेगी। इस दौरान अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 50 मिनट के भाषण के दौरान तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं तमाम सांसद उनके समक्ष रखते हुए नजर आए। अगर बात की जाए तो आज देखिए तो 75 साल के अंदर में जो इतिहास रहा है, संसद के अंदर में जो तमाम पहलुएं रही है, तमाम चर्चाएं रही हैं, चाहे उसके जुड़े तमाम मुद्दे रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम सहयोगियों से और साथ ही साथ सत्ता पक्ष विपक्ष बैठकर कहीं ना कहीं इस पर सुनता हुआ, चर्चा करता हुआ नजर आया। आपको बताया कि 50 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन से लेकर स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट जैसे तमाम जो गूंज थी उसको याद किया। आपको बता दें कि जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्ट्रोक ऑफ कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए थे और उनकी तरफ से कहा गया था स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी कि और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि खुले आसमान के नीचे आज हम संसद की कार्रवाई देख रहे हैं। उसी को मैं आपको बताएं कि बांग्लादेश के अंदर में ऑपरेशन विजय चलाकर मिशन एक शक्ति जो चलाया गया था उसमें साफ तौर से भारत ने कामयाबी हासिल की थी। इसी दरमियान अगर बात की जाए तो उसके साथ ही प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये कहते हुए नजर आए कि 370 हटने का सिलसिला हो या यूनिफॉर्म, अगर बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा हो, ये तमाम कहीं ना कहीं मुद्दे हम संसद में देखते हुए आए हैं। अब अगर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन को अब आने वाले दिनों में सरकार इसको पेश करेगी। उसी को मैं आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के विशेष सत्र में पार्लियामेंट पे हुए हमले को भी याद करते हुए कहीं ना कहीं कहा कि लोकतंत्र के मंदिर का हमला का दृश्य हो और 75 सालों में जो देश आज जहां भी पहुंचा है और वो इसी पार्लियामेंट से पहुंचा है। इन तमाम बातों को याद करते हुए आज तमाम सदस्यों से
तमाम चर्चाएं करते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आए। विवांशु, देखिए सत्र का तो आगाज हो गया है। सरकार ने पहले तो अपना एजेंडा बता ही दिया है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों को लेकर अटकलें हैं जो खत्म नहीं हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर पे आज अगर देखें तो संसद के इतिहास पर उनका भाषण रहा, मगर आने वाले दिनों में जहां विपक्ष अपने तमाम सवालों को लेकर बैठा हुआ है, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 4 अहम बिल को पास कराने को लेकर चर्चाएं तेज है। और माना जा रहा है आने वाले 4 दिनों के अंदर सरकार अपने रखने की तमाम जो संसद के अंदर में सांसद हैं उनकी उस पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया लेगी, उनके समर्थन को लेगी। इसी क्रम में आपको बताया कि विपक्ष दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा हो या हरियाणा में हुए हिंसा हो, चाहे बात की जाए तो कोविड काल में हुई मौतें का आंकड़ा हो, चाहे बात करें तो अडानी मामले में जेसीबी का गठन हो, ऐसे भ्रष्टाचार हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो सकता है। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आज संसद के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और इंडिया अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की मुहिम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नजदीक आते ही विधानसभा चुनाव के चलते उलझने लगी है। वजह है सपा सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कुछ सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी की हसरत इन राज्यों में अपनी जमीन तलाशने की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस सपा को इन राज्यों में सीट बंटवारे में कोई तवज्जो देगी या नहीं? आम चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन क्या विधानसभा चुनाव के लिए काम करेगा? इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए अब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें देखने को मिल रही है। सीट बंटवारे की मुहिम उलझी हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है, जिसे इंडिया गठबंधन ये समझिए कि बहुत मजबूत पोजीशन में है और होगा। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि गठबंधन में कोई दिक्कत है। ये मतलब इंटरनल छोटी छोटी बातें हैं, इसको जो है मैनेज किया जाएगा। और पार्टियां ऐसा करती हैं, दबाव की राजनीति बनाती हैं, थोड़ा इस तरीके से बयानबाजी होती रहती है, लेकिन ये कोई गंभीर विषय नहीं है, ना तो कोई दिक्कत है। ये अलायंस जो है तय हो गया है, क्योंकि कोर कमेटी बन चुकी है। इसकी कमेटी अपना डिसाइड करेगी, आगे के रास्ते तय किए जाएंगे। कोई है गठबंधन में, देखिए कांग्रेस की विचारधारा जो है ना, ये लोकतांत्रिक है। इसमें सभी दलों को अपनी अपनी राय रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इसीलिए विपक्षी दल जैसे बीजेपी वगैरह ये कहती हैं कि कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं, इसकी ताकत है। देखिए हम इतना कहना चाहते हैं, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2024 में हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने का है। और जो लोग राजनीतिक दल इसमें सहयोग करना चाहते हैं वो खुलकर समाजवादी पार्टी को साथ आए। हमने गठबंधन करने का काम करा कांग्रेस के साथ, हमने गठबंधन करने का काम करा बहुजन समाज पार्टी के साथ, हमने गठबंधन काम करने का काम करा छोटी पार्टियों के साथ। इस बार 2024 में चूँकि मुख्य विपक्षी दल हम लोग हैं और निश्चित तौर पे वो हमारे साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में है। दूसरा विषय बागेश्वर के संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने हम समाजवादी पार्टी से सहयोग मांगा होता और सीट को मांगा होता तो निश्चित तौर पर हम उनको सहयोग करने का काम करते, लेकिन उनकी ओर से कोई इस तरह का प्रयास नहीं करा गया। अगर वो प्रयास करते तो निश्चित तौर पर हम सहयोग करते, क्योंकि इस समय जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। तो उन्होंने कोई पहल नहीं करी, ना उन्होंने सहयोग मांगने का काम करा, तो निश्चित तौर पर आगे से जब कभी सहयोग मांगेंगे तो हम लोग समाजवादी पार्टी उनको सहयोग करने का काम करेंगे। और गठबंधन में इस बार सीट कोई भी एक बहुत बड़ी विषय नहीं है। इस बार जो विषय है वो है किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करना। तो देखिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अब दरार देखने को मिल रही है और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं अरविंद जयतिलक जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। की चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए सपा कांग्रेस दोनों एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ना क्या दर्शाता है?
देखिए, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो समाजवादी पार्टी जो है अपर हैंड है और कांग्रेस को वो स्थिति प्राप्त नहीं। अब लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना एक जो है उसका अपना लक्ष्य रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। वह चूंकि जानती है कि अगर कांग्रेस चाहे तो इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। वह कैसे? तो जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अगर वहां पे थोड़ी समाजवादी पार्टी को स्पेस कांग्रेस दे देती है और वहां सीट अगर उस हिसाब से दे देती है तो निस्संदेह जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक जो है सुविधाजनक स्थिति होगी। अब चूंकि समाजवादी पार्टी उसी आधार पर जो है बार्गेनिंग उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। आपने देखा कि उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर अपना प्रत्याशी उतार करके जो है कांग्रेस के ऊपर दबाव बना ली है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कांग्रेस को वह जो पुराना वैभव प्राप्त हो जो 89 से पहले प्राप्त था, इसलिए कि जो उसका कोर वोट बैंक है, जो मुस्लिम जो है वोट बैंक जो है आज समाजवादी पार्टी के पास जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। अगर समाजवादी पार्टी को यह भी डर रहता है कि अगर कहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं जो है जो उसकी कह सकती है कि जो सियासी रियासत होती है वो खिसक सकती है। और एक दौर भी था, आप देखिए 89 से पहले जो पूरा जो मुस्लिम जो थे कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। मैं घटना बताऊं, 89 में जब राजेंद्र कुमारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष थी और उस समय मुलायम सिंह यादव बीपी सिंह से अलग होकर के जब यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्हें सहयोग चाहिए था, समर्थन चाहिए था। कांग्रेस से उन्होंने मांगा। उस समय राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, बलराम सिंह यादव बड़े नेता थे। उन लोगों ने शीर्ष कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भाई आप मुलायम सिंह को समर्थन मत दीजिए क्योंकि वो कांग्रेस को खा जाएंगे। लेकिन सिर्फ हाईकमान नहीं मानना, मुलायम सिंह को समर्थन दिया। नतीजा यह निकला कि कांग्रेस को मुलायम सिंह यादव ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो आज की तारीख में वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हो। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं अजय राय साहब, वो किस तरह समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण को लेकर के, उसके रणनीतिक कौशल को लेकर के सवाल उठाते देखे कि उन्होंने कहा कि सपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कुल मिलाकर के जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो बार्गेनिंग चल रही है, एक दूसरे पर बढ़त बनाने की, दबाव बनाने की कोशिश चल रही है, ये सारे चीजों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी अरविंद जी, हमने देखा है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अखिलेश यादव को यूपी पर फोकस करना चाहिए। क्या इसी बयान के बाद अखिलेश यादव खुद को और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जब मुलायम सिंह यादव जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वह भी बड़ी पूरी कोशिश में, शिद्दत में थे। और आपने देखा कि किस तरह दूसरे राज्यों के जो बड़े नेता थे उनको जो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव वगैरह तक बनाया कि दूसरे राज्यों में जो है एक जो राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दर्जा प्राप्त करने का जो पैरामीटर होता है वह पूरा हो जाए। और आपने ये भी देखा कि बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है इतने मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता होने के बावजूद भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। तो ये एक जो छटपटाहट है, बेचैनी है, वह कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के दिल में है। और अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक राष्ट्रीय दर्जा का प्राप्त नहीं होगा पार्टी को, तब तक जो राष्ट्रीय फलक पर जो एक कद्दावर नेता की जो भूमिका होती है उस भूमिका वो नहीं आ पाएंगे। इसीलिए जो है कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि जो है कोई भी क्षेत्रीय दल जो है राष्ट्रीय दर्जा का हासिल कर पाए। यही वजह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे उन्होंने कहा कि केवल अखिलेश यादव के नहीं, तमाम क्षेत्रीय दलों को कहा कि अपने राज्यों में फोकस बढ़ाए और अपना बड़ा दिल दिखाएं, तभी जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन मूलतः उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। 2-2.5% जो है उसके पास वोट शेयर है, उसके पास जो है कार्यकर्ता तक नहीं है, झंडा उठाने वाले नेता नहीं है। और वह लगातार जो है कोशिश के बावजूद भी आप देखिए कि 1-2 विधायक उसके जीत पाते हैं, एक सांसद है। तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि यहाँ पर जो है कोई बड़ा स्पेस कांग्रेस को दिया जाए। जी तो अरविंद जी ये बताइए, पार्टियां राज्यों में एक दूसरे को वॉक ओवर देने से क्यों कतरा रही हैं? देखिए, मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा के ही परिणाम को अगर आप देखेंगे तो जहां भाजपा और कांग्रेस सामने सामने थी, यानी तकरीबन 15 राज्यों में 12 है आपके राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 161 सीटें हैं। उसमें जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी वहां कांग्रेस पूरी तरह से पराजित हुई।
और जो है वहां केवल 9 सीटें मिली और भाजपा को 147 सीटें मिली। लेकिन जहां पे क्षेत्रीय दल है वहां पे कांग्रेस जो है यूपी को छोड़ दिया जाए तो काफी हद तक वह जो है लड़ाई में रही है। जैसे आप केरल में देख लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रही है, केसीआर का देख लीजिए तेलंगाना में वहां पर रही है, उड़ीसा में देख लीजिए वहां पर भी जो है मुख्य भूमिका में कांग्रेस रही है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने है तो वहां पर तो कांग्रेस को या तो पूरी तरह से शिकस्त मिलती है या तो पूरी तरह से विजय मिलती है। जैसे 3 राज्यों में देख लीजिए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। अब ये कांग्रेस की यह कोशिश है कि जब तक वो क्षेत्रीय दलों के साथ कंधा नहीं जोड़ेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना मुश्किल है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप पूरे भारत को देख लीजिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस को रिप्लेस करके आए हैं। तो कतई नहीं चाहते हैं कि जो है कांग्रेस को फिर मजबूती उन राज्यों में मिल पाए। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल जो है आनाकानी करते हैं, उनके लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग पूरी सीट पर लड़ेंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक को देख लीजिए, तेलंगाना में केसीआर को देख लीजिए, आंध्र में वाईएसआर को देख लीजिए। ये कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस के बिना पर ही है जो अपना सियासी साम्राज्य को खड़ा किया है, इसलिए वाक ओवर देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी अरविंद जी, देखिए सत्यपाल मलिक का एक बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारे, वहां इंडिया को संयुक्त प्रत्याशी उतारना चाहिए। क्या इस रणनीति से क्या फायदा होगा? देखिए, आप ये सैद्धांतिक तौर पे तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि अगर मान लीजिए उतारने में कामयाब भी हो गए तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए यूपी में समाजवादी पार्टी को तमिलनाडु के स्टालिन साहब क्या फायदा पहुंचा पाएंगे, या नीतीश कुमार साहब ही क्या फायदा पहुंचा पाएंगे, या अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी को क्या फायदा पहुंचा पाएंगे। देखिए हाँ, लेकिन अगर केजरीवाल की पार्टी को कहा जाए तो वही जो है कम से कम क्षेत्रीय दलों में 2 राज्यों में है, पंजाब में है, दिल्ली में है। बाकी जितने क्षेत्रीय दल हैं अपने राज्यों में है। तो चाहे आप वहाँ 1 उम्मीदवार खड़ा करिए या 2 उम्मीदवार खड़ा करिए, उससे कोई बात बनती हुई नहीं दिख रही। अच्छा, एक चीज और देखिए, 2019 में क्या इसी तरह से लोग चुनाव नहीं लड़े थे? केवल दो ही 3 राजनीतिक दल तो फिर इंडिया में आए। जैसे कि आप शिवसेना को देख लीजिए महाराष्ट्र में, और बिहार में जो है नीतीश कुमार साहब को देख लीजिए। बाकी तो सारे दल किसी न किसी रूप में जो है कांग्रेस के साथ कंधा जोड़ करके ही तो चुनाव लड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर यह भले ही बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्षेत्रीय दल भी कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को इतना फायदा मिल जाए कि कल की तारीख में जो है उनकी जो राजनीतिक जो एक पूंजी है वो उसमें सेधमारी लग जाए। यही वजह है कि आप दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल साहब के लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं हम 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10-12 से अधिक सीट देने के काबिल ही नहीं समझती है। फिर ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, वहां अधीर रंजन चौधरी के साथ किस तरह से विवाद चल रहा है कम्युनिस्टों को लेकर के। अच्छा, बंगाल में ही देख लीजिए, अब ये कम्युनिस्ट में और जो आपका टीएमसी में जो 36 का आंकड़ा है, कैसे संभव होगा कि वहां जो है टीएमसी के लिए जो है कम्युनिस्ट सीट छोड़ दिया, कम्युनिस्ट के लिए टीएमसी छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन की स्थिति है, अंतर विरोध की स्थिति है कि यह परवान चढ़ाना अगर बड़ा मुश्किल अगर चढ़ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ उस तरह की स्थिति बनेगी कि पूरी तरह से जो है इनके पाले में जो है पूरा जो है आम आदमी जो है, आम जनता जो है लामबंद हो पाए। जी तो अरविंद जी, आपका आकलन क्या कहता है? कांग्रेस सपा को इन राज्यों में सीट बंटवारे में कोई तवज्जो देगी या नहीं? नहीं, देखिए कांग्रेस को तो यहाँ पे घुटने के बल पर ही समझौता करना होगा, क्योंकि 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विधानसभा का जब हुआ था तो उसमें आपने देखा कि बुरी तरह से हारने के बाद समाजवादी पार्टी का जो चिंतक समूह था वो कहा कि ज्यादा सीट कांग्रेस को देने के कारण ही जो है हम लोगों की ये दुर्गति हुई है। यानी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो तो मिल जाता है, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी से दबाव बनाना शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह समाजवादी पार्टी कही कि हम लोग अमेठी में भी और रायबरेली में भी तैयारी कर रहे हैं। यानी सीधा संकेत दिया है कि अगर बहुत कोशिश आप करेंगे, बहुत तालमेल करेंगे, तब ये 2 सीट हम छोड़ेंगे। यानी आधा दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी सीट देने के लिए कतई तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत होना समाजवादी पार्टी के लिए खतरे का संकेत है। इस चीज को समाजवादी पार्टी अच्छी तरह समझती है। जी तो अरविंद जी, अगर यही स्थिति रही तो क्या लगता है कि जल्द ही थर्ड फ्रंट बन सकता है? देखिए, थर्ड फ्रंट बनना तो लगभग तय है, इसलिए कि जो केसीआर है, आप इनको वाईएसआर कांग्रेस को देख लीजिए, फिर आप जो है
केरल में जो एक दो छोटे दल उभर रहे हैं, फिर दिल्ली के केजरीवाल साहब का कोई भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, तो उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, तो कम से कम 10-12 ऐसे बड़े राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में भी हैं, सत्ता से बाहर भी हैं। वे आपस में गठबंधन कर करके कहीं ना कहीं जो है एक चुनौती परोस सकते हैं। जैसे ओवैसी है, आपने देखा बिहार में किस तरह सीमांचल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ 10-12 सीट को वो पूरी तरह से खत्म कर दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपने नगर निगम के चुनाव में देखा कि कितना समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। तो इनका जो है भले ही जो है बहुत बड़ा इफेक्ट ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है किसी को अप डाउन करने में तो ये इनको महारत हासिल है। तो ऐसी स्थिति में थर्ड फ्रंट भी आकार ले सकता है। जी तो अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे तमाम सवालों का विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, अब सीट बंटवारे की मुहिम उलझी हुई नजर आ रही है। जहां 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो वहीं अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर सीटों के बंटवारों को लेकर तमाम चर्चाएं तेज हैं। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को इन राज्यों में सीट बंटवारे में कोई तवज्जो देती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।